अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल की हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें हदीस नबवी यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाएं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पिछले एक महीने में तबलीगी जमात को लेके जिस तरीके की मीडिया में बहस हुई कोरोना वायरस की कॉन्टेक्स्ट में, और उनको एक विलेन की तरह पेश किया गया, उसे कोरोना जिहाद कहा गया, कोरोना टेररिज्म कहा गया। जिस तरीके से सरकार भी अब कह रही है कि वो रिलीजियस लाइंस पर डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक मैपिंग करेगी कोरोना वायरस के स्प्रेड का, उसकी WHO ने और कई क्रिटिक्स ने बड़ा उसका क्रिटिसिज्म किया है कि किसी एक मर्ज को डील करने में इस तरह की कम्युनल अप्रोच सही नहीं है। अब महाराष्ट्र में जो 10 इंडोनेशियंस अरेस्ट हुए थे चार्जेस पे कोरोना वायरस के स्प्रेड के, और उसमें बहुत सीरियस चार्जेस कल्पेबल होमिसाइड 304 और अटेम्प्ट टू मर्डर 307 भी जोड़ दिया गया था। उन सब के सब को वहाँ के एडिशनल सेशन जज ने बेल दे दी है। ये लॉकडाउन कोर्ट नंबर 4 है और ये बंद्रा पुलिस स्टेशन का मामला है। मैं आपको इस बेल के बारे में बताऊंगा कि ये बेल क्यों दी गई, लेकिन देखिए, लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में हम आपको टाइमली लॉ जो रेलिवेंट है उसके बारे में बता देते हैं। तो क्या चार्जेस इन लोगों के ऊपर थे, ये देखिए। मैंने कोरोना वायरस से रिलेटेड एप्लीकेबल लॉज का वीडियो 5 मार्च को बना दिया था। उसमें आपको बता दिया था कि सेक्शन 269 क्या है, 270 क्या है, 188 क्या है, एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट क्या है, ये सारी बातें उसमें आ गई थी। देखिए जरा इस वीडियो को। आइए जरा देखते हैं कि हमारे लॉज में क्या प्रोविजंस हैं। तो इंडियन पीनल कोड जो 1860 का लॉ है, अंग्रेजों ने बनाया है, उसमें देखिए पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर 14 ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मॉरल्स, और 2 सेक्शंस हैं उसके जो पब्लिक हेल्थ के बारे में है। सेक्शन 269, whoever unlawfully or negligently does any act which is and which he knows or has reason to believe likely to spread the infection of any disease dangerous to life shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with both। यानी हम जो यहां पे बात कर रहे हैं कि संक्रामक केस जो हैं, उन केसेस में अगर आप नेग्लिजेंट हैं और आप अनलॉफुली कोई ऐसा काम करते हैं जो आप जानते हैं या आपको उस बात पे यकीन होना चाहिए कि ये करने से ये इन्फेक्शन फैल जाएगा और उससे लाइफ को खतरा है, तो आपको 6 महीने की सजा होगी या फाइन होगा या दोनों होंगे। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जमानत मिल जाएगी आपको, बेलेबल ऑफेंस है। दूसरा इसमें जो और एक मजिस्ट्रेट इसको ट्राई करेगा, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। फिर सेक्शन 270 है, मैलिग्नेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इंफेक्शन ऑफ डिजीजेस डेंजरस टू लाइफ। Whoever malignantly does any act which is and which he knows or has reason to believe to be likely to spread the infection of any disease dangerous to life shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। अगर कोई घातक डिजीज है उसको आप स्प्रेड कर रहे हैं नोइंगली, जानबूझ के, तो फिर अब सजा आपको और ज्यादा होगी, 2 साल की सजा होगी या फाइन होगा या दोनों चीजें होंगी। क्वारंटाइन का मतलब यह कि अब आपके मूवमेंट पर पाबंदी लगा दी जाए, और इसके लिए सेक्शन 271 है जो ये कहता है कि अगर आपने जानबूझ के, जो सरकार ने पाबंदी लगाई है किसी शिप के ऊपर, किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर, कहीं और शोर पे, और ये चाहती है सरकार के ये मर्ज ना फैले,
और आपने सरकार का क्वारंटाइन का ऑर्डर जो है वो ओबे नहीं किया तो 6 महीने की सजा होगी और फाइन होगा। और बहुत आप देखिए, ये जो कोरोना वायरस से लोग, कुछ इटली से पैसेंजर आए, उनके कांटेक्ट में आ गए, कुछ और लोग जो चाइना से आ रहे थे, इन सारे लोगों को हमारे यहाँ क्वारंटाइन कर दिया गया है कि अब 14 दिन तक वो किसी से नहीं मिलेंगे। अब अगर कोई इस तरह के किसी भी ऑर्डर का वायलेशन करता है तो उसे सेक्शन 271 के तहत जो है वो सजा होगी। और हम ये भी समझ लें कि सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी भी इसमें आ जा रहा है, क्योंकि किसी पब्लिक सर्वेंट ने कोई आपको ऑर्डर दिया और आपने वो ऑर्डर नहीं माना तो उसमें भी 6 महीने की सजा है और फाइन है और 1000 रुपए का जुर्माना है। एक और लॉ इसमें मैं आपको बता दूं, यह है एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट। ये 1897 का लॉ है। इसका पर्पस भी था प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ डेंजरस एपिडेमिक डिजीजेज। उस जमाने में आपको मालूम है प्लेग वगैरह के होते रहते थे मामलात, और उसमें सरकार को ये राइट था कि वो उसमें भी उसको फैलने से रोके, और जो उसका वायलेशन करेगा उसके लिए उसमें लायबिलिटी थी। आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि अंग्रेजों ने जो इंडियन पीनल कोड बनाई है उसमें ये एक नेग्लिजेंटली स्प्रेड ऑफ डिजीज, इंफेक्शियस डिजीज की बात हो रही है। हमारे यहाँ मीडिया ने जिस तरीके की इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई और जिस तरीके का कम्युनल एटीट्यूड दिखाया, उसके नतीजे में एडिशनल चार्जेस लगा दिए गए कल्पेबल होमिसाइड के, मौलाना साद पर भी लगा दिए गए। अब इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं पुलिस की कि वो जो एक ऑडियो मौलाना साद का जिसके बेसिस पे सब एफआईआर वगैरह हुई थी वो डॉक्टर्ड था। बाद में जब बड़ी पुलिस की किरकिरी हुई तो पुलिस ने कहा नहीं नहीं, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट जो है ये गलत है और ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि उनकी रिपोर्ट सही है। देखिए, क्रिमिनल मामलात में बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा एक्यूज को मिलता है। मेरे माइंड में बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि मौलाना साद को या किसी और को तबलीगी जमात के मामले में कल्पेबल होमिसाइड या अटेम्प्ट टू मर्डर में सजा हो पाएगी। ये जो टीवी एंकर्स बैठे हुए हैं इनकी लॉ की अंडरस्टैंडिंग तो बहुत कम है ही, इनको क्रिमिनल लॉ की बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैंने आपको देखिए इन लॉस के दौरान भी ये बात बताई थी कि मेंस रिया या गिल्टी माइंड, गिल्टी नॉलेज, ये एसेंस है इस तरह के जराइम के लिए। आपने जब तक किसी की डेथ इंटेंड नहीं की, इंटेंशन का मतलब ये कि आपका पर्पस ये था कि किसी दूसरे आदमी की डेथ हो जाए, नॉलेज का मतलब ये कि आप अवेयर थे कि जो आप काम कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे। 270 में और हायर डिग्री ऑफ मेंसरिया की बात हो रही है, मैलिग्नेंटली की, कि आपने ये काम मैलिस के तहत किया है, और यही वो पर्पस और रिजल्ट है जो एक्यूज इंटेंड करता है। ये बात बिल्कुल भी साबित नहीं हो सकती, और ना ऐसा मौलाना साद का इंटेंशन था या उन्हें नॉलेज थी कि उन्होंने नोइंगली किसी की डेथ करा दी हो या नोइंगली ये डिजीज स्प्रेड करा दिया हो। इसलिए मेंस रिया साबित नहीं होगा, और जब मेंस रिया साबित नहीं होगा तो फिर इन केसेस में कन्विक्शन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। यानी कोई यहां पर नजर नहीं आ रहा कि जब बिल्कुल सब मामला 24-25 के आसपास तक हो रहा है तब ये लोग वहां जमा नहीं हुए, ये पहले से जमा थे। जब जमा हुए थे, जमा होना मना नहीं था, प्रोहिबिटेड नहीं था। रिलीजियस कांग्रीगेशन मना नहीं था। उस रिलीजियस कांग्रीगेशन के बाद ये लोग वहां पर स्ट्रैंडेड रहे। पुलिस जो है वो बड़ी सख्त निगाह रखती है मरकज तबलीगी जमात पर कि यहां पर तबलीगी जमात के लोगों से कोई एक अनइंटेंशनल मिस्टेक हो गई है। ये अनइंटेंशनल मिस्टेक इसलिए हुई कि उनकी ये बिलीफ थी मौलाना साद की कि अगर आप अल्लाह के करीब हैं, मस्जिद में हैं, तो आपसे ये बीमारी चली जाएगी।
आप जरा सोचिए कि ये बिलीव गलत हो सकती है। बहुत सी रिलीजियस ब्लाइंड बिलीफ सुपरस्टिशंस पे बेस्ड है। क्योंकि लॉकडाउन है तो वो लोग अंदर रह गए। अब उनके सिलसिले में इतनी ज्यादा गलत बातें मीडिया में करना और पूरा ब्लेम जो है कोरोना वायरस फैलने का उन पे रख देना, मैं ये समझता हूं ये बात सही नहीं होगी। अब जरा ये बात भी हम समझ लें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या एडवाइजरीज नहीं है। पहले तो आप सोचिए कि जनवरी से लेके मार्च 3 तक 15 लाख लोग बाहर से इंडिया आए। उनमें से कितने लोग वायरस ले आए, घरों पे चले गए। अब यह एडवाइजरी आई है कि उन सब का टेस्ट होगा। कितना उनमें से लोगों का टेस्ट हुआ हमें नहीं मालूम। आपको मालूम है कि इंडिया बहुत कम लोगों का टेस्ट कर रहा है। यूनिवर्सल स्क्रीनिंग इंडिया ने 3 मार्च को शुरू की। जो लोग 13 से 15 मार्च के लिए इवेंट के लिए इंडिया आ रहे हैं, यानी वो 3 मार्च के बाद अगर आए, ये 250 लोग जो मरकज में चले गए, कैसे चले गए, उनका एयरपोर्ट पे क्या टेस्ट हुआ था, इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने एयरपोर्ट पे क्यों नहीं रोका था। हमारे यहां अगर आप देखेंगे तो मार्च 8 की भी हमारी एडवाइजरी ये थी कि चाइना, ईरान, कोरिया, इटली और जापान लोग ना जाएं। हमारे यहां जो लोग इफेक्टेड एरिया से आ रहे थे, हम सिर्फ उन्हीं से स्क्रीनिंग कर रहे थे। आप ये सोचिए कि 16 मार्च को एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एडवाइजरी जारी की है, आपके स्क्रीन पे वो अभी नजर आएगी। उसमें भी 2 बातें हैं कि एक तो ये कि ये एडवाइजरी 18 मार्च से चालू होगी और इसमें यह कहा था कि कंपलसरी क्वारंटाइन होगा 14 दिनों का उन पैसेंजर्स का जो यूएई से, कतार से, ओमान से और कुवैत से आ रहे हैं, और दूसरे जो ट्रैवलर्स यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्रीज से आ रहे हैं, टर्की से आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं, उनको प्रोहिबिट किया गया 18 मार्च को। मैं ये समझता हूं, देखिए वैष्णो देवी में भी 400 लोग इसी तरह स्ट्रैंडेड फंस गए थे। साक्षी महाराज ने भी 23 मार्च को मथुरा में एक इवेंट कर लिया। उसी तरीके का ये एक मामला है। रेकलेसनेस इसमें हो सकती है, लेकिन इसमें इंटेंशन नहीं था। आइए अब जरा इस बेल की तरफ आते हैं। मीडिया की इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग की वजह से ये 10 लोग जो इंडोनेशियन हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी बीवियां हाउसवाइफ हैं, उनके ऊपर हमने चार्जेस वही लगाए जो मैंने आपको बताए थे, सेक्शन 188, 269, 270। लेकिन ये एडिशनल चार्जेस, कल्पेबल होमिसाइड, अटेम्प्ट टू मर्डर लगा दिया गया। उसके अलावा वही एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट के चार्जेस, महाराष्ट्र कोविड-19 रूल्स 2020 का वायलेशन, फॉरेनर्स एक्ट, सेक्शन 51 ऑफ नेशनल डिजास्टर एक्ट 2005, और ये एफआईआर हुई बांद्रा पुलिस स्टेशन के कहने पर। ये लोग इंडिया आए हैं 29 फरवरी 2020 को और 2 मार्च 2020 को, और ये 10 के 10 लोग जो हैं, इन्होंने दिल्ली छोड़ दी है 7 मार्च को। आप ये देखेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि 18 मार्च तक पूरी तरह ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी, पूरी तरह स्क्रीनिंग नहीं हो रही है। ये लोग आए हैं और दिल्ली से मुंबई चले गए, लेकिन हमने उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि इन्होंने डिजीज फैला दिया। और आप ये देखिए कि अब ये जज ने लिख दिया कि रिकॉर्ड पर कोई सबूत ऐसा नहीं है जिससे ये साबित हो कि ये 10 लोग कोरोना वायरस को स्प्रेड करने के लिए किसी तरह भी रिस्पॉन्सिबल हैं। हम उन्हें जेल में रखे हुए हैं, जबकि इन सब के 10 के टेस्ट निगेटिव हुए हैं। और वही जज ने कहा है कि जिसका अपना टेस्ट निगेटिव है वो कैसे कोरोना वायरस को स्प्रेड करेगा। ये इस तरह की मीडिया की वजह से पुलिस भी बेचारी जो है वो प्रोएक्टिवली इन्फ्लुएंस होकर चीजों को परसू करती है। इससे देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की ग्लोबल बेइज्जती होती है। हमारे हर देश में बिजनेस इंटरेस्ट है, हमारे वो बिजनेस इंटरेस्ट इफेक्ट होते हैं। क्या राष्ट्र के बिजनेस इंटरेस्ट इफेक्ट होना एंटी नेशनल एक्ट नहीं है? कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि ये सब के सब वैलिड पासपोर्ट पे आए हैं,
सब के सब वैलिड वीजा पे आए हैं और इसीलिए उनको बेल दे दी गई, रेगुलर बेल दे दी गई सेक्शन 439 ऑफ सीआरपीसी के तहत 25,000 के बॉन्ड पर। और कोर्ट ने यह कहा कि ये अपने पासपोर्ट जमा करा दें और इन्वेस्टिगेशन होगा और जहां पे अब ये लोगों ने जो अपना एड्रेस दिया है वहां का, वहीं पर ये रहेंगे। मैं ये समझता हूं कि हमने कोविड-19 को डील करने में जिस तरह का कम्युनलिज्म दिखाकर एक पूरी कम्युनिटी को, एक पूरी जमात को डेमोनाइज किया है, उससे कोई फायदा देश का नहीं हुआ है। ये सोचिए, अगर तबलीगी जमात के भी 4, 5, 7, 10 मेंबर भी अगर रिस्पॉन्सिबल हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वहां जितने फॉरेनर्स आए थे वो सब रिस्पॉन्सिबल है। यहां 1500 लोग जितने मौजूद थे तबलीगी जमात मरकज में, वो सब के सब मौजूद हैं। आपको ये इसमें आप देखेंगे, अभी मैंने दिखा दिया है पिछली बार भी, नैंडेड में लोग फंसे हुए थे, उनको तो अभी पहुंचाया गया है अप्रैल में, और उनमें से बहुत से लोग इन्फेक्टेड रहे पंजाब में। उनमें से कितने लोगों के ऊपर केस हुआ, कई और जगह इस तरह के लोग फंसे हुए थे। इसी तरह ये तबलीगी जमात के मरकज में कुछ लोग फंस गए थे जो लॉकडाउन की वजह से हम नहीं निकल पाए। मैं ये समझता हूं कि क्रिमिनल लॉ के मामले में कम से कम मीडिया को बहुत रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए और समाज को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, समाज को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये जो इस वक्त का गोदी मीडिया है, ये बिल्कुल मीडिया के जो इथिक्स हैं उनके खिलाफ है।